नमस्ते और स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। ब्रैंडन कभी भी आसानी से प्यार में पड़ने वालों में से नहीं था। सच तो यह है कि वो अपनी भावनाओं को लेकर हमेशा बहुत सावधान रहता था। उसने जिंदगी में कुछ धोखे खाए थे और वो जानता था कि शुरुआत का उत्साह आखिर में कैसे निराशा में बदल सकता है। लेकिन जब वो हेली से मिला तो सब कुछ अलग था। ऐसा लगा जैसे वक्त सिर्फ इसलिए थम गया हो ताकि वो हेली की हर एक अदा को देख सके। उसकी मुस्कान, घबराहट में अपने बालों से खेलने का उसका अंदाज और बिना किसी की परवाह किए अपनी बात सीधे सीधे कह देना, ये सब बातें उस पर ऐसा असर कर रही थीं जो उसे खुद भी हैरान कर रहा था। और जैसे जैसे वो उसे जानता गया वैसे वैसे वो और भी गहराई से जुड़ता चला गया। अगर दूसरी कहानियों ने उसे हिचकिचाना सिखाया था तो इस कहानी ने उसे दौड़ना सिखाया। उसने धीरे धीरे शुरुआत की। वो उसे बेवजह मैसेज भेजता, सिर्फ यह बताने के लिए कि वो उसके बारे में सोच रहा है। एक दिन वो उसके दरवाजे पर एक किताब लेकर पहुंचा जिसका जिक्र हेली ने कभी बातों बातों में किया था कि उसने उसे अपनी टीनेज में पढ़ा था। एक और बार उसने हेली के पसंदीदा खाने की एक टोकरी तैयार की और उसे उसके ऑफिस ले गया ताकि उसे अकेले खाना न खाना पड़े। जिस बात ने सबको सबसे ज्यादा हैरान किया वो यह थी कि ब्रैंडन ने बदले में कभी कुछ नहीं चाहा। वो यह सब इसलिए करता था क्योंकि वो करना चाहता था, क्योंकि दिल की गहराइयों में वो चाहता था कि हेली जाने कि वो कितनी खास है। उन दिनों में भी जब हेली दूर दूर रहती वो कोशिश करता रहता। जब वो कहती कि वो हर चीज से थक गई है तो वो सब्र से उसकी बातें सुनता। उसका हाथ तब तक थामे रहता जब तक कि दोनों के बीच की खामोशी सुकून देने वाली न बन जाए। हेली को पहले तो यह सब कुछ बहुत ज्यादा लगा। वो एक ऐसे रिश्ते से निकली थी जो झूठे वादों और निराशाओं से भरा था। वो कोई उम्मीद नहीं पालना चाहती थी। लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि ब्रैंडन में कुछ तो अलग था। उसे बार बार यह कहने की जरूरत नहीं थी कि वो उससे प्यार करता है, क्योंकि उसके काम चीख चीख कर यह कहते थे। जब वो बीमार पड़ी और बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी तो ब्रैंडन पूरे 3 दिन उसके पास रहा, जबकि उसके कई जरूरी काम थे। उसने सब कुछ रद्द कर दिया। उसने कहा कि हेली सबसे पहले है। इस दर्जे के समर्पण को देखकर हेली हैरान रह गई। किसी ने भी उसे कभी इस तरह अपनी दुनिया का केंद्र नहीं बनाया था। डेटिंग का प्रस्ताव फूलों या लंबे चौड़े भाषणों के साथ नहीं आया, वो सच्चाई के साथ आया। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुम मुझे रुकने दोगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें हमेशा महफूज महसूस कराऊंगा। और अगर मैं कभी नाकाम हुआ तो मैं बार बार कोशिश करूंगा। हेली रो पड़ी और उसने हां कह दिया। उस दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने एक सादा सा घर खरीदा, लेकिन उसे सपनों से भर दिया। उन्होंने साथ मिलकर दीवारों को रंगा, रंगों को आपस में मिला दिया और अपनी ही फैलाई हुई गंदगी पर हंसते रहे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उन्होंने यादें बनाई और जल्द ही शादी भी हो गई। शादी में सिर्फ वही लोग थे जो वाकई मायने रखते थे। ब्रैंडन की मुस्कान रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपनी कसमों के दौरान उसने वादा किया कि वो उन पलों में भी उसके साथ रहेगा जब प्यार जाहिर ना हो, और वो हर दिन लड़ेगा ताकि हेली को फिर कभी अकेला महसूस ना हो। 1 साल बाद उनका पहला बच्चा हुआ। ब्रैंडन एक ऐसा पिता था जो आधी रात को उठकर दूध की बोतल गर्म करता और धीरे धीरे लोरी गाता, भले ही उसकी आवाज अच्छी ना हो। वो बच्चे को गोद में लिए रहता ताकि हेली आराम कर सके, यहां तक कि काम पर एक थका देने वाले दिन के बाद भी।
उसने कभी कामों को नहीं बांटा। उसने हर जिम्मेदारी को ऐसे उठाया जैसे वो उसकी भी उतनी ही है जितनी हेली की। 2 साल बाद उनकी दूसरी बेटी हुई और परिवार पूरा हो गया। वे तस्वीरें लेते, पिकनिक पर जाते, घर पर बने केक और दीवारों पर बनी ड्राइंग्स के साथ छोटी छोटी तारीखें मनाते। ब्रैंडन को सब कुछ सहेज कर रखना पसंद था, जैसे वो उस खुशी के हर छोटे टुकड़े को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। लेकिन वक्त, जैसा कि हमेशा होता है, चीजों की लय बदलने लगा। काम की मांगें बढ़ गईं, थकान हावी होने लगी और दोनों के बीच का वो जुड़ाव धीरे धीरे खोने लगा जो कभी इतना स्वाभाविक था। लेकिन ब्रैंडन कोशिश करता रहा। वो उन शोज के टिकट खरीदता जो हेली को पसंद थे, भले ही उसे वो बैंड्स ज्यादा पसंद ना हो। जब हेली कहती कि उसका दिन बहुत मुश्किल था, तो वो रात का खाना तैयार करता। वो बच्चों को बाहर घुमाने ले जाता ताकि हेली को अपने लिए कुछ वक्त मिल सके। और इन तमाम कोशिशों के बावजूद उनके बीच एक खालीपन बढ़ने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी का असर है। जब तक कि वो रात नहीं आई, हेली अजीब लग रही थी। उसकी नजरें कहीं और थीं, जैसे वो वहां होते हुए भी वहां नहीं थी। ब्रैंडन के सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे उसे आने वाले तूफान का अंदेशा हो गया हो। वो सोफे पर बैठी एक तकिए को कसकर पकड़ लिया, कुछ गहरी सांसें ली और फिर उसने कह दिया, सिर्फ चंद शब्द, और वो सब कुछ तबाह करने के लिए काफी थे। मेरा किसी और के साथ रिश्ता बन गया था। उसने कहा कि यह बस एक भूल थी। इसका कोई मतलब नहीं था कि वो घुटन महसूस कर रही थी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ब्रैंडन के लिए इसका मतलब सब कुछ था, क्योंकि इसने उस कहानी को तोड़ दिया था जिसे उसने इतनी मेहनत, इतने प्यार और इतनी परवाह से बनाया था। वो खामोश रहा। वो उठा, बेडरूम में गया, एक तकिया और एक कंबल उठाया, वापस लिविंग रूम में आया और उसे थमा दिया। तुम गेस्ट रूम में सोगी, उसने शांति से कहा, बिना चीखे, बिना रोए। लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उस रात के बाद से हर वो इशारा जो कभी प्यार से भरा होता था, अब दूरी में बदल गया। और भले ही हेली ने माफी मांगी, भले ही वो रोई, भले ही उसने समझाने की कोशिश की, ब्रैंडन अब उसे पहले वाले दिल से नहीं सुन सकता था। धोखा उसके लिए सिर्फ एक हरकत नहीं थी, यह उन सभी चीजों के बारे में था जो इसका मतलब थी। इस बारे में कि उसे कितना यकीन था कि वो काफी है, इस बारे में कि उसने यह मानकर खुद को कितना दिया था कि वो कुछ ठोस बना रहा है। और अब उस सच्चाई का सामना करते हुए ब्रैंडन सिर्फ एक ही बात सोच सकता था, कोई इतना कुछ पाने के बाद भी इतना कुछ कैसे बर्बाद कर सकता है। उस रात ने सिर्फ एक वादे से कहीं ज्यादा तबाह कर दिया था। हेली गेस्ट रूम में गद्दे पर सिकुड़ कर लेट गई, जैसे ऐसा करने से वो उस अपराध बोध को दूर कर सकती है जो उसे कुचल रहा था। वो जानती थी कि ब्रैंडन ने इस खबर को एक गहरे सदमे की तरह लिया है। उसकी कोई प्रतिक्रिया न देना किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। उसकी खामोशी में एक दबी हुई चीख थी, एक घुटा हुआ दर्द, एक निराशा जो घर के हर कोने में फैल रही थी, एक ऐसी दरार की तरह जिसे कोई नहीं जानता था कि कैसे भरना है। अगली सुबह हेली जल्दी उठी। उसने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और किसी इशारे का इंतजार किया, कोई भी ऐसा संकेत जो कहता हो कि अभी भी कुछ बचाया जा सकता है। ब्रैंडन सीढ़ियों से नीचे आया, अपनी कॉफी डाली और बिना नजर उठाए गुड मॉर्निंग कहा। यह पहली बार था जब हेली ने अपने ही घर में खुद को अदृश्य महसूस किया। उस दोपहर
भारी मन से उसने कागज और कलम उठाया और एक खत लिखा। उसने ऐसे लिखा जैसे वो अपनी आत्मा उड़ेल रही हो। उसने सब कुछ बताया, पछतावा, शर्म, वो वजहें जिन्हें वो खुद अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी। उसने गलती को सही नहीं ठहराया, लेकिन यह समझाने की कोशिश की कि वो उस मोड़ तक कैसे पहुंची। उसने खत को ध्यान से मोड़ा और उसके तकिए पर रख दिया। कमरे से निकलने से पहले एक गहरी सांस ली। जब वो बाद में लौटी तो खत वहीं था, बिना छुआ हुआ। यह बात उसे तोड़ गई। उसने सोचा कि वो उसे वापस ले ले, लेकिन फिर वहीं छोड़ने का फैसला किया। अगर वो चाहेगा तो पढ़ लेगा, अगर नजरअंदाज कर देगा तो वो भी एक जवाब होगा। अगली सुबह जब वो बच्चों का कमरा ठीक कर रही थी, वो उसके बेडरूम के दरवाजे के पास से गुजरी और देखा कि खत वहां नहीं था। तकिया सपाट था, जैसे वहां कोई सोया ही ना हो। उसने महसूस किया कि उसका सीना कस गया है। उसने खत पढ़ लिया था, या कम से कम उसे छुआ तो था। और यह, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कुछ तो था। उस रात उसे वो खत फिर से मुड़ा हुआ मिला, लेकिन अब लिविंग रूम की मेज पर। उसके ऊपर एक नोट था जिस पर सिर्फ दो शब्द लिखे थे, मैंने पढ़ लिया। बस इतना ही हेली को बाथरूम में लगभग 1 घंटे तक रोने के लिए काफी था। ब्रैंडन ने पढ़ लिया था, वो सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी दूरी बनाए रखना चुना। आने वाले दिनों में उसने जो कुछ भी कर सकती थी, उसे थामने की कोशिश की। उसने काम पर ट्रांसफर के लिए अर्जी दी, उस सहकर्मी से पूरी तरह दूरी बना ली, मैसेज नजरअंदाज किए, नंबर ब्लॉक किए, अपनी दिनचर्या बदल दी। वो अपने कामों से दिखाना चाहती थी कि वो अभी भी लायक है। ब्रैंडन ने यह सब देखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिर्फ एक चीज बदली, वो काम से देर से घर आने लगा, जैसे वो घर से ज्यादा बाहर रहने की कोशिश कर रहा हो। तब हेली ने हर कदम ध्यान से उठाना शुरू किया। उसने उसके पसंदीदा पकवान बनाए, छोटे छोटे प्यार भरे नोट छोड़े, घर की चीजों को वैसे ही व्यवस्थित किया जैसा उसे पसंद था। लेकिन जवाब सूखे होते थे। एक ठीक है, एक सिर हिलाना, या बात बदल देना। यह किसी ऐसे इंसान के साथ रहने जैसा था जो पहले ही अलविदा कह चुका हो, लेकिन सिर्फ मजबूरी में रुका हो। सबसे दर्दनाक हिस्सा यह महसूस करना था कि वो बच्चों की देखभाल उसी प्यार से करता था जैसे हमेशा करता था। वो उनके साथ हंसता, खेलता, मौजूद रहता, लेकिन जब उसका सामना हेली से होता तो ऐसा लगता जैसे वो किसी खाली सड़क से गुजर रहा हो। शब्दों की, स्पर्श की, नजर मिलाने की कमी, यह जीते जी मरने जैसा था। और वो हर पल इसे महसूस करती थी। उसने कपल्स थेरेपी का सुझाव दिया, वो मान गया, लेकिन यह साफ कर दिया, मैं यह बच्चों के लिए कर रहा हूं। पहले सेशन में हेली खुल गई। उसने बताया कि धोखे से पहले वो कैसा महसूस करती थी, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी ने उस औरत को निगल लिया था जो वो कभी हुआ करती थी। उसने भावनात्मक थकान, घुटन भरे अकेलेपन और इस लगातार एहसास के बारे में बात की कि उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने कहा कि उसने बाहर वो चीज खोजने की गलती की जो अंदर दर्द दे रही थी। थेरेपिस्ट ने सुना, ब्रैंडन ने भी, लेकिन सेशन के आखिर में उसने बस इतना कहा, इससे वो नहीं बदल जाता जो तुमने किया। यह वाक्य एक फैसले की तरह लगा। और फिर भी वो उसके साथ घर गई, कार में ऐसे बैठी जैसे वो किसी ऐसी चीज की सजा कबूल कर रही हो जिसे वो ठीक नहीं कर सकती। सेशन चलते रहे। हेली चीजों को फिर से जोड़ने की कोशिश करती रही, भले ही इससे उसकी उंगलियां कट रही थीं। उसने एक खास रात तैयार की,
उनकी पुरानी तस्वीरें, वो संगीत जो उनके रिश्ते की शुरुआत की निशानी ने था, और उसके पसंदीदा स्वाद वाला एक सादा सा केक। ब्रैंडन घर आया, मेज को देखा और कहा, मुझे भूख नहीं है। वो ऊपर गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने एक एक करके मोमबत्तियां बुझाईं और जो बचा था उसे हटा दिया। फिर वो सोफे पर बैठ गई और सुबह तक वहीं रही, खुद से पूछती रही कि क्या अब भी उसका कोई हिस्सा बचा है जिसके लिए लड़ना वर्थवुल हो। और भले ही उसे चोट लगी थी, उसका अंदरूनी जवाब अभी भी हां था, लेकिन धीरे धीरे उसके इशारों से बचा जाने लगा। गले लगना मुड़ी हुई बाहों से टकरा जाता। बातें जरूरत तक सीमित हो गई। जब वो कुछ सुझाव देती तो वो छोटे वाक्यों में जवाब देता। जब वो प्यार दिखाने की कोशिश करती तो वो पीछे हट जाता। वो खत जो कभी एक नई शुरुआत का मौका लगता था, अब सिर्फ एक और याद दिलाने वाला बन गया था कि वो पहले ही अलविदा कहना शुरू कर चुका था। और अब उसे यह एहसास होने लगा था कि शायद वो अकेले ही किसी ऐसी चीज से लड़ रही है जिसे सिर्फ साथ मिलकर ही जीता जा सकता था। इस मोड़ पर हेली अपराध बोध और कोशिशों के बीच जीने लगी। वो घर से जल्दी निकलती, देर से लौटती, कुछ वीकेंड्स पर बच्चों को उनके दादा दादी के पास छोड़ देती ताकि यह देख सके कि क्या जगह बनाने से उनके बीच कोई दरार खुल सकती है। लेकिन जो बढ़ा वो थी खामोशी। और इस खामोशी का अब एक नाम था, एक कहानी थी, एक इंतजार था। और चाहे वो कितनी भी कसकर हर उस चीज को थामे रखती जो वो अभी भी महसूस करती थी, एहसास यही था कि प्यार एक ऐसी जगह में कैद हो गया है जहां ब्रैंडन अब नहीं रहता था। महीनों तक एक ऐसे रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करने के बाद जो अंदर से बिखर चुका था, हेली ने एक ट्रिप का प्रस्ताव रखा। यह उसकी आखिरी कोशिश थी। उसने हवाई का सुझाव दिया, वो जगह जहां उन्होंने अपना हनीमून बिताया था। उसे लगा कि शायद उस मंजर को फिर से जीने से ब्रैंडन के अंदर कुछ जाग जाए। जब उसने उसे बताया तो उसे इनकार की उम्मीद थी, लेकिन उसने बस इतना कहा कि वे फ्लाइट्स देख सकते हैं। कोई उत्साह नहीं, कोई राय नहीं। वो समझ गई कि वो सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि वो मजबूर महसूस कर रहा है। उसने सब कुछ ध्यान से व्यवस्थित किया। उसने ब्रैंडन के माता पिता से बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और ट्रिप को अतीत में वापसी के तौर पर प्लान किया। उसने वही होटल बुक किया, वही टूर चुने, और वो ड्रेस भी साथ ले गई जो उसने तब पहनी थी जब उन्होंने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। पहुंचने पर ब्रैंडन विनम्र था। उसने बैग उठाए, धन्यवाद कहा और बिना किसी भाव के समंदर को देखा। होटल के रास्ते में उसने बातें शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसने छोटे वाक्यों या सिर हिलाकर जवाब दिया। पहली रात हेली को एहसास हो गया कि वो सिर्फ शारीरिक रूप से वहां मौजूद है। उन्होंने पहले की गतिविधियां दोहराई। वे उन्हीं टूरिस्ट स्पॉट्स पर गए, दूसरों के लिए मुस्कुराए, लेकिन उनके बीच कोई जुड़ाव नहीं था। ब्रैंडन ने यात्रा कार्यक्रम का पालन किया, हिस्सा लिया, लेकिन ऐसा था जैसे वो वहां था ही नहीं। हेली फिर भी कोशिश करती रही। उसने सूर्यास्त के समय एक बोट राइड बुक की। यह वही थी जो सालों पहले की थी। वे साथ साथ बैठे। उसने बच्चों के बारे में बात की कि वे कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। उसने बिना किसी भाव के जवाब दिया। जब उसने अपना कंधा उसके कंधे पर टिकाया तो वो स्थिर रहा। वो हटा नहीं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। बाद में उसने उसे टहलने के लिए बुलाया। वे वहां रुके जहां उन्होंने कभी भविष्य की योजनाएं बनाई थीं। हेली ने पूछा कि क्या वो नई शुरुआत में विश्वास करता है। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर कहा
कि कभी-कभी हम कुछ ऐसा फिर से जीने की कोशिश करते हैं जो अब मौजूद ही नहीं है। उसने उसे गले लगाया। उसने भी जवाब में गले लगाया और उसे चूमा। लेकिन वो चुंबन अलग था, बिना समर्पण के, बिना किसी बेचैनी के। ऐसा लगा जैसे वो एक अलविदा हो। उस रात वे साथ सोए, लेकिन उस अंतरंग पल में भी हेली ने महसूस किया कि वो उसकी आंखों में देखने से बच रहा है। उसे एहसास हुआ कि वो जुड़ाव का दिखावा कर रहा है, जबकि अंदर से दूर जा रहा है। अगली सुबह ब्रैंडन दौड़ने गया। जब वो लौटा तो हेली कॉफी के साथ उसका इंतजार कर रही थी। वे साथ बैठे और खामोशी से पी। उसने पिछली रात का जिक्र नहीं किया। उसने खत्म किया, उठा और नहाने चला गया। बाकी का दिन एक दोहराए गए स्क्रिप्ट की तरह गुजरा, बिना किसी भावना के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। आखिरी रात हेली ने कमरे में डिनर तैयार किया। उसने उसकी पसंदीदा डिश मंगवाई, उनकी शादी का गाना बजाया। ब्रैंडन अंदर आया, सब कुछ देखा और कहा, तुम हमेशा से इन चीजों को सजाने में अच्छी रही हो। डिनर के दौरान उन्होंने हल्की फुल्की बातें की। आखिर में वो पास आई और पूछा कि क्या वो अभी भी कुछ महसूस करता है। उसने कुछ सेकंड सोचा और जवाब दिया, पिछली रात मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें देखता तो मुझे उसका चेहरा दिखाई देता। मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ तस्वीरें चिपक जाती हैं। और बस। वो चुप हो गई। यह किसी भी सीधे जवाब से ज्यादा दर्दनाक था। ये इस बात की पुष्टि थी कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसने बर्तन साफ किए, मोमबत्तियां बुझाईं, संगीत बंद कर दिया। वो नहाने चला गया। हेली आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को देख रही थी और महसूस कर रही थी कि उसने कुछ ऐसा वापस पाने की कोशिश में सब कुछ खो दिया है जो अब था ही नहीं। वापसी की उड़ान में हेली खिड़की से बाहर देखती रही, आंसू रोकते हुए। वो आखिरकार समझ गई थी कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, कुछ घावों को वक्त नहीं भर सकता और कुछ बंधन प्यार के बावजूद भी टूटने का सामना नहीं कर सकते। ट्रिप के बाद सब कुछ और भी ठंडा हो गया। फिर से बनाने की कोशिश ने सिर्फ उसी बात की पुष्टि की जो पहले से ही साफ थी। उनके बीच का बंधन अब मौजूद नहीं था। हेली ने देखा कि ब्रैंडन देर से घर आता, वीकेंड्स पर काम के बहाने बाहर जाता और घर के अंदर से ज्यादा घर के बाहर मुस्कुराता। वो हर बदलाव को करीब से देख रही थी, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। जब तक कि एक नाम उसकी बच्चों के साथ बातचीत में अक्सर आने लगा, निकोल। पहले एक सहकर्मी के रूप में, फिर किसी मजाकिया इंसान के रूप में। कोई जो उसके चुटकुलों को समझती थी, जिसे वही शो पसंद थे जो सुनना जानती थी। जिस तरह से वो उसके बारे में बात करता था, वो अलग था। उसकी आंखों में एक चमक थी। हेली ने यह एक दोपहर को देखा जब उसने बच्चों को बताया कि निकोल के पास भी दो कुत्ते हैं और उन्होंने कंपनी के एक इवेंट के दौरान पार्क में खेला था। यह सिर्फ एक आम बातचीत नहीं थी, यह एक करीबी थी। फर्क छोटी छोटी चीजों में था, जिस तरह से वो मुस्कुराता था, उसकी आवाज में उत्साह। घर पर वो चमक लंबे समय से नहीं थी और हेली को बदले जाने का दर्द महसूस हुआ। भले ही ब्रैंडन ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था, यह एक खामोश बेदखली थी। एक रविवार दोपहर वो बच्चों को लंच पर ले गया और उनके साथ एक तस्वीर ली जिसे निकोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हेली ने इसे इसीलिए देखा क्योंकि एक कॉमन फ्रेंड ने उसे टैग किया था। तस्वीर में वो इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसा उसने धोखे से पहले कभी नहीं देखा था। बच्चे खुश थे, गले लग रहे थे और निकोल बैकग्राउंड में दिखाई दे रही थी।
जैसे जानबूझकर। वो भी मुस्कुरा रही थी। हेली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सब कुछ महसूस किया। इसने उसे धीरे धीरे कुचल दिया। वो अक्सर बेडरूम में खुद को बंद करने लगी। वो उसके आने जाने के सामान्य समय से बचती। जब वो घर आता तो वो पहले ही बिस्तर पर होती। जब वो उठती तो वो जा चुका होता। उस रात बच्चों को सुलाने के बाद वो नीचे आई और ब्रैंडन को फोन पर हंसते हुए पाया। जब उसने उसकी मौजूदगी को महसूस किया तो उसने फोन रख दिया। उसने कुछ नहीं पूछा। वो किचन में गई, एक गिलास पानी डाला, एक गहरी सांस ली और वापस आई। वो कुछ सेकंड दरवाजे पर खड़ी रही, फिर धीमी आवाज में, लगभग एक फुसफुसाहट में कहा, तुम मुझसे दूर रहकर ज्यादा खुश लगते हो। उसने जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। वो आगे बोली, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन किसी ऐसे से प्यार करना जो तुमसे प्यार नहीं करता, एक रोज की हार है। ब्रैंडन ने मुश्किल से घूंट भरा, लेकिन चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे एक ऐसे घर में बड़े हों जहां प्यार एक याद बनकर रह गया हो। मैं चाहती हूं कि वे तुम्हें मुस्कुराते हुए देखें, भले ही वो मुस्कान मेरे साथ ना हो। तभी उसने तलाक मांगा। वो चिल्लाई नहीं, वो रोई नहीं। उसने बस उसे बता दिया। और महीनों पहले उस कबूलनामे के बाद पहली बार ब्रैंडन ने नजरें उठाकर उसे घूर कर देखा। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, अगर तुम ऐसा महसूस करती हो तो मैं समझता हूं। उसने बस सिर हिलाया और ऊपर चली गई। उस रात वो लंबे समय बाद पहली बार गहरी नींद सोई। अगले दिन व्यावहारिक रूप से व्यवस्थित थे। उन्होंने जिम्मेदारियां बांटी, कानूनी विवरणों पर चर्चा की, अपने परिवारों को सूचित किया। बच्चे ही थे जिन्होंने तुरंत इसका असर महसूस किया। उन्होंने पूछा कि क्या उनके पापा जा रहे हैं। हेली ने ध्यान से समझाया कि चीजें बदलेंगी, लेकिन दोनों मौजूद रहेंगे। ब्रैंडन ने भी इस बात को दोहराया। किसी भी मोड़ पर कोई बहस नहीं हुई। ऐसा था जैसे उनके बीच की उस खामोशी में परिपक्वता का एक अदृश्य समझौता हो। सब कुछ एक अनुमानित रास्ते पर चलता हुआ लग रहा था, जब तक कि कुछ हफ्तों बाद हेली की तबीयत खराब नहीं हो गई। रोज मतली, चक्कर आना। उसने सोचा कि यह तलाक की चिंता या तनाव है, लेकिन उसने टेस्ट कराने का फैसला किया। जब उसे नतीजे मिले तो पुष्टि हो गई। वो गर्भवती थी। असर तत्काल था। समय के हिसाब से हफ्ते हवाई में बिताई गई उस रात से मेल खाते थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो नहीं जानती थी कि यह एक सजा है, एक मौका है, या बस एक ऐसे चक्र में एक और मोड़ है जो खत्म होने से इनकार कर रहा है। उसने इसे राज रखने के बारे में सोचा। उसने शहर छोड़ने के बारे में सोचा। उसने सब कुछ सोचा, लेकिन वो उस तरह की औरत नहीं बनना चाहती थी। उसने ब्रैंडन के साथ एक कॉफी मीटिंग तय की, और जब वो पहुंचा तो उसे टेस्ट रिजल्ट वाला लिफाफा थमा दिया। उसने उसे खोला, शांति से पढ़ा और कुछ मिनटों तक चुप रहा। फिर उसने नजरें उठाईं और कहा, यह मेरा है ना? उसने पुष्टि की, और उसने बस एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, हम इसे मिलकर संभाल लेंगे। महीनों में पहली बार उसने उसका हाथ थामा, एक पति के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में। हेली नहीं जानती थी कि लंबे समय में इसका क्या मतलब होगा, लेकिन उसने महसूस किया कि अलग होने के बावजूद अभी भी सम्मान था। एक परवाह जो सब कुछ के बावजूद बची रही। गर्भावस्था नियमित जांच के साथ आगे बढ़ी। ब्रैंडन मौजूद रहा। उसने बच्चों के साथ मदद की, हेली को अपॉइंटमेंट्स पर ले गया और टेस्ट्स पर नजर रखी। उनके बीच कोई रोमांस नहीं था, लेकिन मौजूदगी थी। जब बच्चा पैदा हुआ
तो वो वहां था। उसने उसे पहली बार देखकर रोया। हेली भी रोई, अलग अलग वजहों से। वो बेटे के लिए रोया, वो उन सब चीजों के लिए रोई जो हो चुकी थी, जो वे बनने की कोशिश कर चुके थे और जिसके बारे में वे पहले से ही जानते थे कि वे फिर कभी नहीं होंगे। उनकी कहानी बिना किसी लड़ाई झगड़े के खत्म हुई, लेकिन निशानों से भरी हुई थी। ब्रैंडन पास के ही एक अपार्टमेंट में रहने चला गया। वह बच्चों के साथ, नन्हे शिशु के साथ वक्त बिताता और उसने एक नई दिनचर्या बना ली थी। हेली ने अपनी जिंदगी को वैसे ही जारी रखा। वह बच्चों की पढ़ाई में मदद करती, नए बच्चे की देखभाल करती और धीरे धीरे अपनी हिम्मत फिर से जुटा रही थी। उनके बीच का प्यार अब किसी और चीज में बदल गया था। वह परवाह, सम्मान और बच्चों की वजह से बने एक अटूट बंधन का रूप ले चुका था। लेकिन उनकी शादी वहीं खत्म हो गई थी, बिना किसी हंगामे के, बिना पूरी तरह से माफी दिए और बिना वापस लौटने की कोई गुंजाइश छोड़े। बहुत समय बाद हेली को यह समझ आया कि प्यार का सबसे बड़ा सबूत जो वह अब दे सकती थी, वह था ब्रैंडन को इस सब से आजाद करना। और यह कि कभी-कभी जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो सबसे मुश्किल काम लड़ना नहीं, बल्कि जाने देना होता है। और हर इंसान को अपने चुने हुए जख्मों के साथ जीने की इजाजत देना होता है। क्या आपको अपनी पत्नी या बहू पर शक है? जो हमने इस वीडियो में देखा, उस दर्द से आप न गुजरे। कमेंट्स में दिए गए लिंक को देखें और अपने संदेह को दूर करने के लिए कीमती सलाह और जांचकर्ताओं द्वारा प्रमाणित साइट्स वाली ई बुक प्राप्त करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट चूकें नहीं। अगली बार फिर मिलेंगे।